नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, लखीमपुर खीरी, आशीष मिश्र के खिलाफ एक्शन की मांग, 18 अक्टूबर रेल रोकेंगे किसान। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि आर्यन ड्रग्स केस पर बोले कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल, अब लखीमपुर खीरी में मंत्री के बेटे से ध्यान हटा। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने पर भड़के कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला, कहा ये एक तरफा फैसला है। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। लखीमपुर खीरी, आशीष मिश्र के खिलाफ एक्शन की मांग, 18 अक्टूबर रेल रोकेंगे किसान। जी हां दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने के विरोध में 18 अक्टूबर को 6 घंटे के लिए रेल यातायात रोकेंगे। एसकेएम का कहना है कि टेनी लखीमपुर की घटना के आरोपी हैं, जिसमें 3 अक्टूबर को 4 किसानों सहित 9 लोग मारे गए थे। किसानों ने मंत्री पर आपराधिक साजिश का आरोप लगाया गया है और उनके बेटे को 4 किसानों और एक पत्रकार की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। आर्यन ड्रग्स केस पर बोले कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल, अब लखीमपुर खीरी में मंत्री के बेटे से ध्यान हटा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कहा है कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के नारकोटिक्स के मामला की वजह से लखीमपुर खीरी में मंत्री के बेटे के मसले से ध्यान हट गया है। उन्होंने कहा कि आर्यन के मामले में न ड्रग्स मिला और न ही उपयोग साबित हो सका, फिर भी उसे कसूरवार ठहराया गया। सिब्बल ने गुरुवार को ट्वीट कर कहा, आर्यन खान मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच में कानून की नई प्रणाली सामने आई है। ड्रग्स के उपयोग या फिर पास में होने का कोई सबूत नहीं मिला, फिर भी निर्दोष साबित होने पर कसूरवार। लखीमपुर खीरी में आशीष मिश्रा मामले से ध्यान सफलतापूर्वक हट गया। कांग्रेसी नेता सिब्बल यही नहीं रुके, उन्होंने पीएम मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा, भूख और गरीबी को खत्म करने के लिए मोदी जी को बधाई। अब भारत वैश्विक शक्ति और साथ ही डिजिटल इकोनॉमी भी बन गया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की सूची में पिछले साल के 94वें स्थान के मुकाबले इस बार 100 पहले नंबर पर है। बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान से भी पीछे है। इससे पहले कपिल सिब्बल ने लखीमपुर खीरी हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी को लेकर शुक्रवार को सवाल किया था। उन्होंने ट्वीट कर कहा, लखीमपुर खीरी की भयावह घटना, मोदी जी आप चुप क्यों हैं? आपकी ओर से सिर्फ सहानुभूति के एक शब्द की जरूरत है, यह मुश्किल नहीं होना चाहिए। कांग्रेस नेता ने यह सवाल भी किया, अगर आप विपक्ष में होते तो आपकी प्रतिक्रिया कैसी होती, कृपया हमें बताएं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने पर भड़के कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला, कहा ये एक तरफा फैसला है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाए जाने की बात पर नाराजगी जताते हुए केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के प्रमुख प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने इस मामले में आपत्ति जताते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने पंजाब में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का एक तरफा फैसला किया है। उन्होंने कहा कि ये केवल गुजरात में कथित तौर पर अडानी द्वारा संचालित मुंद्रा पोर्ट के जरिए हेरोइन की आवाजाही से ध्यान हटाने की कोशिश है। सुरजेवाला ने गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाते हुए कहा, क्रोनोलॉजी समझिए। इस टिप्पणी को बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने वाले फैसले को जून में मुंद्रा बंदरगाह के जरिए गुजरे 25,000 किलोग्राम के शिपमेंट और 20,000 करोड़ रुपए के 3,000 किलो के शिपमेंट से जोड़ा है। बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने बीएसएफ के कानून में संशोधन किया है, जिसके तहत पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मौजूदा 15 किलोमीटर की बजाय 50 किलोमीटर के क्षेत्र में तलाशी लेने, जब्ती करने और गिरफ्तारी करने का अधिकार दे दिया गया है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के करीब आने वाले गुजरात के क्षेत्रों में ये दायरा 80 किलोमीटर से घटाकर 50 किलोमीटर कर दिया गया है। सुरजेवाला के साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भी इस मसले पर केंद्र सरकार के फैसले का विरोध किया है। चन्नी ने इसे वापस लेने की मांग करते हुए कहा, मैं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे 50 किलोमीटर के दायरे में बीएसएफ को अतिरिक्त अधिकार देने के सरकार के एक तरफा फैसले की कड़ी निंदा करता हूं, जो संघीय ढांचे पर सीधा हमला है। मैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस तरकीन फैसले को तुरंत वापस लेने का आग्रह करता हूं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। दशहरे में रामचरितमानस की चौपाई के जरिए राहुल गांधी का मोदी सरकार पर निशाना, इस अंदाज में दी बधाई। जी हां दोस्तों, आज देश भर में दशहरा का त्योहार मनाया जाएगा। इस अवसर पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रामचरितमानस की चौपाई ट्वीट कर एक तीर से 2 निशाना साधा। चौपाई के जरिए ही उन्होंने देशवासियों को दशहरे की बधाई भी दी और मोदी सरकार पर निशाना भी साधा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दशहरे के मौके पर देशवासियों को बधाई देते हुए ट्वीट किया कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी सो नृपवसी नरक अधिकारी, जय सिया राम। रामचरितमानस की इस चौपाई का अर्थ है कि जिस राज्य की जनता कष्ट में होती है और वहाँ का राजा अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो वो नरक का अधिकारी होता है। इसलिए हर जिम्मेदारी व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए।
इससे पहले भी गुरुवार को उन्होंने तेल के दामों में बढ़ोतरी को लेकर पुराने लोक कथाओं के जरिए बिना नाम लिए प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि पुरानी लोक कथाओं में ऐसे लालची कुशासन की कहानी होती थी जो अंधाधुंध टैक्स वसूली करता था। पहले जनता दुखी हो जाती, लेकिन अंत में जनता ही उस कुशासन को खत्म करती थी। असलियत में भी ऐसा ही होगा। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य के विजय का प्रतीक दशहरा के अवसर पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के अलावा प्रधानमंत्री मोदी समेत कई शख्सियतों ने इस पावन पर्व की बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट करते हुए बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि विजयादशमी के पावन अवसर पर आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी बधाई देते हुए ट्वीट किया कि बुराई पर अच्छाई की एवं असत्य पर सत्य की विजय के प्रतीक विजयदशमी महापर्व की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सियासी पिच पर भाजपा कांग्रेस की जोर आजमाइश, अपना अपना घर संभालने की कोशिश में जुटे दोनों दल। जी हां दोस्तों, आगामी विधानसभा चुनाव से पहले चल रही सियासी उठापटक के बीच कांग्रेस ने अप्रत्याशित रूप से भाजपा को जो झटका दिया, उसके बाद से भाजपा व कांग्रेस के मध्य वाकयुद्ध भी शुरू हो गया है। साथ ही दोनों पार्टियां अब अपना अपना घर संभालने की कोशिश में जुट गई हैं। इस क्रम में रूठों की मान मनोहार की जा रही तो असंतुष्टों के प्रति सुर भी बदले हैं। साफ है कि अब दोनों ही दल अपने घरों को सेंधमारी से बचाने की जुगत में लगे हैं। वजह ये कि भाजपा को फिर से सत्ता हासिल कर मिथक तोड़ना है, तो कांग्रेस को भी अब उम्मीद की किरण दिख रही है। विधानसभा चुनाव की घोषणा भले ही अभी न हुई हो, लेकिन भाजपा ने तो काफी समय पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी थी। अब भाजपा व कांग्रेस दोनों ही दल मैदान में उतर चुके हैं। इसी के साथ पाला बदल का क्रम भी शुरू हुआ है। इसकी शुरुआत भी भाजपा से हुई। पार्टी ने पुरोला से कांग्रेस विधायक राजकुमार के साथ ही 2 निर्दलीय विधायकों प्रीतम सिंह पंवार, धनौल्टी व राम सिंह कैड़ा, भीमताल को अपने पाले में खींचा। इसके जवाब में कांग्रेस ने भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे यशपाल आर्य और उनके पुत्र विधायक संजीव आर्य की घर वापसी कराकर भाजपा को झटका दिया। इस सियासी उठापटक के बाद अब दोनों ही दलों के नेताओं के बीच तलवारें खींची हैं और वे एक दूसरे पर जमकर जुबानी तीर भी छोड़ रहे हैं। हालांकि इस वाकयुद्ध को अपनी अपनी खींच मिटाने से जोड़कर भी देखा जा रहा है, लेकिन असल बात तो ये है कि अंदर खाने दोनों ही दल अपने अपने घरों में आगे सेंधमारी न हो, इस मुहिम में जुटे हैं। इसके लिए विधायकों के साथ ही असंतुष्ट अथवा नाराज बताए जा रहे नेताओं से पार्टी के प्रांतीय नेता निरंतर संपर्क साध रहे हैं। साथ ही उनकी मान मनोहार के साथ ही भविष्य का वास्ता भी दिया जा रहा है। यह विकास देश के लिए हानिकारक है। महंगाई पर जीडीपी वाला तंज कस राहुल गांधी का केंद्र पर हमला, जनता खत्म करेगी कुशासन। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने पिछले साल भर में ही तीनों की कीमतों में जबरदस्त इजाफा को ग्राफ के जरिए समझाते हुए लिखा कि ऐसा विकास देश के लिए हानिकारक है। उन्होंने मोदी सरकार की तुलना लोक कथाओं के ऐसे लालची राज से की है जिनकी अंधाधुंध टैक्स वसूली से जनता दुखी रहती थी। राहुल गांधी ने ट्वीट कर पूछा कि सरकार ने जीडीपी यानी गैस, डीजल और पेट्रोल से 23 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं, लेकिन ये रुपए गए कहाँ? कांग्रेस नेता ने ग्राफिक्स के जरिए इस मुद्दे को उठाया है। राहुल ने जो ग्राफिक्स शेयर किया है उसमें पृष्ठभूमि में उनकी आवाज आ रही है। 23 लाख करोड़ रुपए सरकार ने जीडीपी से कमाया है, ग्रॉस डोमेस्टिक वाली जीडीपी नहीं, गैस डीजल पेट्रोल वाली जीडीपी। मेरा सवाल है, ये 23 लाख करोड़ रुपए गए कहाँ? और जनता को ये पूछना चाहिए कि आपके जेब से जो छीना जा रहा है, निकाला जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है? चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख के काफिले को किसानों ने दिखाए काले झंडे, किनारेबाजी। जी हाँ दोस्तों, कृषि कानूनों और लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर किसानों का भाजपा सरकार के प्रति रोष कम नहीं हो रहा है। गुरुवार को दड़ियाल क्षेत्र में एक स्थान से आ रहे राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख के काफिले को किसानों ने काले झंडे दिखाते हुए नारेबाजी की। इस दौरान किसानों ने बीजेपी वालों की नो एंट्री की बात कहते हुए विरोध जताया। राज्य मंत्री ने रुककर किसानों को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन किसान शांत नहीं हुए तो राज्य मंत्री काफिले के साथ निकल गए। गुरुवार सुबह को प्रदेश सरकार में जल शक्ति राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख उत्तराखंड सीमा पर स्थित गांव रिजपुरा टाटा में बाबा जी की कुटिया पर गए थे। बाबा जी की कुटिया को लेकर बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोगों की आस्था है। राज्य मंत्री के बाबा जी की कुटिया आने की जानकारी किसानों को हो गई। इस पर तमाम किसान मार्ग में एकत्र हो गए। जैसे ही राज्य मंत्री का काफिला बाबा जी की कुटिया से होकर वापस जाने लगा तो कुछ दूरी पर किसान एकत्र होकर नारेबाजी करने लगे। किसानों ने भाजपा सरकार के विरोध में नारेबाजी की और काले झंडे दिखाने लगे। इस पर राज्य मंत्री के काफिले के साथ चल रहे पुलिसकर्मी किसानों को रोकने और समझाने लगे। राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने भी अपने वाहन को रुकवाकर किसानों से बात की और समझाने की कोशिश की। इस पर किसानों ने कह दिया कि बीजेपी वालों की नो एंट्री है। इस पर राज्य मंत्री काफिले के साथ आगे बढ़ गए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी चुनावों में एसपी जीतेगी 400 सीटें।
अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा सरकार हटाना है हमारी पार्टी का उद्देश्य। जी हां दोस्तों, सपा अध्यक्ष व यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव 12 अक्टूबर को समाजवादी विजय रथ यात्रा पर निकल चुके हैं। इस दौरान वो लगातार जनता संवाद कर रहे हैं और मतदाताओं को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रहे हैं। विजय रथ यात्रा के साथ गुरुवार 14 अक्टूबर को अखिलेश यादव कानपुर देहात पहुंचे। यहां उन्होंने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा देखकर ऐसा लगता है कि 2022 के चुनावों में हमारी पार्टी 400 सीटें जीत सकती है। हमारी पार्टी का मुख्य उद्देश्य भाजपा सरकार को हटाना है। इस दौरान बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि पूर्व के चुनावों में बड़े दलों के साथ गठबंधन का अनुभव अच्छा नहीं रहा है। अब समाजवादी पार्टी छोटे और क्षेत्रीय दलों को साथ लाने का काम करेगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस 2022 में गोवा विधानसभा, 2024 में लोकसभा चुनाव जीतेगी, चिदम्बरम। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने बृहस्पतिवार को विश्वास जताया कि उनकी पार्टी अगले साल होने वाले गोवा विधानसभा चुनाव और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करेगी। चिदम्बरम पणजी में राज्य चुनाव अभियान कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। वो कांग्रेस के गोवा चुनाव प्रभारी हैं। उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार का हवाला देते हुए कहा, एक बात कह दूं, इतिहास रहा है कि जो गोवा जीतता है वो दिल्ली भी जीतता है। चिदम्बरम ने कहा कि 2007 में हमने गोवा जीता, 2009 में हमने दिल्ली जीती, 2012 में हमने दुर्भाग्य से गोवा खो दिया, 2014 में हमने दिल्ली को भी खो दिया, 2017 में आपने गोवा जीता लेकिन हमारे विधायक गोवा हार गए थे। उनका इशारा 2017 में गोवा विधानसभा में सर्वाधिक सीट जीतकर भी सरकार न बना पाने की ओर था। पूर्व केंद्रीय मंत्री चिदम्बरम ने कहा कि इस बार उनकी पार्टी साहस और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही है और 2022 के विधानसभा चुनाव में गोवा और 2024 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली जीतेगी। 2017 के गोवा विधानसभा चुनावों में कांग्रेस 40 सदस्यीय सदन में 17 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, लेकिन उस समय भाजपा ने सरकार बनाने के लिए कुछ क्षेत्रीय संगठनों और निर्दलीय विधायकों के साथ गठबंधन कर लिया था। राज्य में फिलहाल कांग्रेस के 4 विधायक हैं। चिदम्बरम ने कहा, इतिहास हमारा है। हम आज के शुभ दिन से शुरुआत कर रहे हैं और हमारे कार्यालय का उद्घाटन एक महत्वपूर्ण राजनेता और पूर्व मुख्यमंत्री प्रताप सिंह राणे ने किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें स्वर्णिम वर्ष याद रखना चाहिए जब गोवा उद्योग, स्कूल, कॉलेज और सड़कों जैसे क्षेत्रों में प्रगति एवं विकास के पथ पर अग्रसर हुआ। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहा, हम गोवा के उस स्वर्णिम युग को वापस लाएंगे और इसकी शुरुआत 2022 से होगी। मेरी कामना है कि आप साहस और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। चिदम्बरम ने यह भी कहा कि गोवा को कोई राजनीतिक दल उपनिवेश नहीं बना सकेगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लखीमपुर खीरी हिंसा, राकेश टिकैत ने जांच पर जताया असंतोष, कहा केंद्रीय मंत्री के बेटे की रेड कार्पेट गिरफ्तारी ने किसानों में गुस्सा बढ़ाया। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले में चल रही जांच पर गुरुवार को नाखुशी जाहिर करते हुए कहा कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे की रेड कार्पेट गिरफ्तारी ने आंदोलन कर रहे किसानों के गुस्से को भड़का दिया है। अजय मिश्र को मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग करते हुए टिकैत ने कहा कि आरोपी के पिता अगर पद पर बने रहेंगे तो निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र को पिछले सप्ताह 12 घंटों तक पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था। आशीष पर आरोप है कि 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में जिन कारों की टक्कर से 4 किसानों की मौत हुई थी, उनमें से किसी एक गाड़ी में आशीष भी सवार थे। भाकियू नेता ने यहां संवाददाताओं से कहा कि मंत्री के बेटे, जो घटना का मुख्य आरोपी है, कि रेड कार्पेट गिरफ्तारी ने प्रदर्शनकारी किसानों के गुस्से को भड़का दिया है। टिकैत ने टप्पल कस्बे में एक कार्यक्रम में कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि तब तक बिल्कुल न्याय नहीं हो सकता जब तक मुख्य आरोपी के मंत्री पिता को पद से नहीं हटाया जाता। मामले की जारी जांच पर असंतोष जाहिर करते हुए उन्होंने दावा किया कि केंद्रीय मंत्री एसआईटी की जांच को प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने दोहराया कि अगर अजय मिश्र को उनके पद से हटाया नहीं गया तो लखीमपुर खीरी हिंसा के विरोध में चल रहा प्रदर्शन और तेज हो जाएगा। भाकियू नेता ने कहा कि 18 अक्टूबर को रेल रोको प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाकियू 26 अक्टूबर को लखनऊ में विशाल किसान पंचायत आयोजित करेगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। गुजरात के पार्टी संगठन में बड़े ऑपरेशन की तैयारी में कांग्रेस आला कमान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस आला कमान गुजरात के पार्टी संगठन में बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। लंबे समय से बड़े पदों पर जमे निष्क्रिय नेताओं को बाहर कर युवाओं को अग्रिम पंक्ति में लाया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अर्जुन मोढवाडिया, नारायण राठवा, हार्दिक पटेल आदि के नामों की चर्चा है। नेता विपक्ष के रूप में शैलेश परमार, वीरजी ठुमर के नाम आगे हैं।
गुजरात कांग्रेस प्रभारी पद पर राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा की नियुक्ति के बाद पार्टी आलाकमान जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष व नेता विपक्ष के पदों पर भी फैसला करेगा। स्थानीय निकाय व पंचायत चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा एवं विधानसभा में नेता विपक्ष परेश धनानी ने अपने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था। गुजरात में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री सहित पूरी सरकार का चेहरा बदले जाने के बाद संभावना यह भी जताई जा रही है कि गुजरात में समय से पहले चुनाव कराए जा सकते हैं। कांग्रेस की समस्या यह भी है कि वह सालों से पार्टी में जमे निष्क्रिय नेताओं को दूर किए बिना संगठन में ऊर्जा भी भरना चाहती है और जीतना भी। भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल गुजरात विधानसभा की सभी 182 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस की चुनौती कम नहीं है। हाल ही संपन्न गांधीनगर महानगर पालिका के चुनाव परिणाम पर नजर दौड़ाएं तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत बनकर उभरी है। सूरत के बाद गांधीनगर में भी कांग्रेस की हार के लिए सीधे तौर पर आपकी मौजूदगी को जिम्मेदार माना सकता। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस की तरफ से कन्हैया, हार्दिक, NDA और RJD से कौन देगा इन्हें टक्कर? जी हाँ दोस्तों, बिहार में 30 अक्टूबर को 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। ऐसे में कांग्रेस, NDA और RJD पर सबकी नजरें हैं। इन सभी पार्टियों की ओर से स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की जा चुकी है। सबसे खास बात इस बार कांग्रेस के साथ है कि उसने स्टार प्रचारकों में 3 ऐसे नामों को शामिल किया है जिसने NDA और RJD के सामने चुनौती खड़ी कर दी है। कांग्रेस ने तो कई नामों को शामिल किया है, लेकिन इसमें कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल के नाम पर ज्यादा चर्चा है कि आखिर इन्हें NDA और RJD से कौन टक्कर देगा। कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा सीट से होने वाले उपचुनाव में प्रचार के लिए 22 अक्टूबर को कन्हैया कुमार पटना आएंगे। 22 को ही जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल भी पटना आएंगे। कन्हैया के नाम पर खासकर नजरें इसलिए टिकी हैं क्योंकि ऐसी चर्चा है कि पार्टी में मजबूती लाने के साथ ही बिहार में तेजस्वी के सामने युवा चेहरे को मैदान में उतारने की नीति से कांग्रेस काम कर रही है। इसलिए कांग्रेस ने ऐसे युवाओं को स्टार प्रचारक में इस बार शामिल किया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिलने उनके फार्म हाउस पहुंचे CM चन्नी, अटकलों का दौर शुरू। जी हाँ दोस्तों, पंजाब में गुरुवार को एक बार फिर से बड़ा सियासी घटनाक्रम देखने को मिला। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी गुरुवार को मोहाली के सिसवा स्थित कैप्टन अमरिंदर सिंह के फार्म हाउस पर मिलने पहुंचे। मुख्यमंत्री बनने के बाद चन्नी की यह कैप्टन से पहली मुलाकात है। CM चरणजीत सिंह चन्नी की पत्नी और साथ में उनके बेटे और बहू भी गए हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चन्नी के शपथ ग्रहण कार्यक्रम और बेटे की शादी से भी दूरी बना रखी थी, लेकिन अचानक इस मुलाकात ने पंजाब में फिर से अटकलों का दौर शुरू हो गया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह और चरणजीत सिंह चन्नी की मुलाकात ऐसे समय में हो रहा है जब गुरुवार को नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली में हाईकमान के सामने पेश होंगे, तो वहीं उससे ठीक पहले चन्नी और कैप्टन की मुलाकात की खबरों ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। CM पद खोने के बाद अमरिंदर सिंह लगातार सिद्धू और कांग्रेस के खिलाफ बयान दे रहे हैं। हाल ही में अमरिंदर सिंह ने BSF को सशक्त बनाने के केंद्र के कदम का समर्थन किया था। बता दें कि केंद्र सरकार ने पंजाब में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 50 किलोमीटर के दायरे में तलाशी लेने और गिरफ्तारी करने का अधिकार BSF को दे दिया है। पहले यह दायरा 15 किलोमीटर तक ही सीमित था। अब इसे 15 से बढ़ाकर 50 किलोमीटर किए जाने के बाद पंजाब में सियासी घमासान शुरू हो गया है। हाल ही में CM बने चरणजीत सिंह चन्नी ने केंद्र से फौरन फैसला वापस लेने की मांग की, तो पूर्व CM कैप्टन अमरिंदर ने केंद्र के फैसले को सही करार दिया है। BSF की बड़ी पावर तो सुरजेवाला ने समझाई क्रोनोलॉजी, गुजरात से जोड़ा लिंक। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने गुरुवार को पंजाब में सीमा सुरक्षा बल के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के अपने एक तरफा फैसले पर केंद्र को फटकार लगाई है। उन्होंने दावा किया कि यह इस साल गुजरात में अदानी द्वारा संचालित मुंद्रा बंदरगाह के माध्यम से हेरोइन की आवाजाही से ध्यान हटाने के लिए था। आपको बता दें कि दोनों राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पंजाब में फिलहाल कांग्रेस सत्ता में है, वहीं गुजरात में काफी समय से BJP की सरकार है। गृह मंत्री अमित शाह की क्रोनोलॉजी समझिए वाली टिप्पणी से प्रेरित होकर सुरजेवाला ने BSF के अधिकार क्षेत्र पर इस नए आदेश को जून में मुंद्रा पोर्ट से गुजरने वाले 25,000 किलोग्राम शिपमेंट और सितंबर में उसी बंदरगाह पर 3,000 किलोग्राम 20,000 करोड़ रुपए मूल्य के शिपमेंट के साथ जोड़ा है। उन्होंने ट्वीट किया, क्रोनोलॉजी 9 जून 2021 को गुजरात के अदानी पोर्ट से 25,000 किलो हेरोइन आई थी। 13 सितंबर 2021 को गुजरात के अदानी पोर्ट में 3,000 किलो हेरोइन पकड़ी गई। पंजाब में BSF का अधिकार क्षेत्र एक तरफा 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर किया गया। फेडरलिज्म डेड, कॉन्स्पिरेसी क्लियर।